Details scan here. Switch to DD India now. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, नस्ल भेद को किसी भी रूप में नहीं किया जाएगा स्वीकार। राज्यसभा में आज ऑक्सफोर्ड की छात्रा के मुद्दे पर कहा, सरकार निगाह बनाए हुए है, आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्री ने कोविड-19 की स्थिति और विदेशों में रह रहे भारतीयों पर इसके असर पर भी दिया बयान। कहा, विदेशों में रह रहे भारतीयों को प्रोत्साहन, सुविधा, समर्थन और सुरक्षा जरूरी। सरकार ने कहा, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन, फ्यूल और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने को कहा। भारत कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ रहा है जंग। देश भर में अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी। नए मामलों की वजह से नागपुर में आगामी 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन। चुनावी राज्यों में प्रचार अभियान चरम पर। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी असम में की चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भरा नामांकन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश का आतंकी सज्जाद अफगानी ढेर। सुरक्षा बलों ने एक अन्य आतंकी को मार गिराया। तलाशी अभियान जारी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, म्यांमार में चीन द्वारा वित्त पोषित फैक्ट्रियों में आग लगने से कम 39 लोगों की मौत। देश के मुख्य शहरों में मार्शल लॉ लागू। सेना के तख्ता पलट का खुलकर विरोध न करने से स्थानीय लोगों के बीच चीन को लेकर पनप रही है नाराजगी। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध प्रगाढ़ हैं। आज राज्यसभा में ब्रिटेन में नस्लवाद के मुद्दे पर अश्विन वैष्णव के प्रश्न के उत्तर में जयशंकर ने कहा कि सरकार इस पर निगाह बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही नस्लवाद और असहिष्णुता जैसे मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी की भूमि है और नस्लवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, विशेषकर ऐसे देश में जहां बड़ी संख्या में भारतीय रह रहे हैं। भाजपा के वैष्णव ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की छात्रा रश्मि सावंत को कॉलेज छोड़ने के लिए डराया धमकाया गया और उनके माता पिता के हिंदू होने को चर्चा का विषय बनाया गया। As a friend of the UK, we also have concerns about its reputational impact. What I do want to say, sir, is that we have strong ties with the UK. We will take up such matters with great candor when required. We will monitor these developments very, very closely. We will raise it when required, and we will always champion the fight against racism and other forms of intolerance. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि बीते 6 वर्षों में 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। In last 6 years, there is net increase of 15,000 square kilometers of tree cover. More importantly, the pace will increase because last year we have distributed nearly 48,000 crore rupees to the states, and we have put a direction also that given direction that 80% of this money should go in for afforestation.
So afforestation gets a big boost. There is also state level programs of tree plantations all over. At the same time, there is Green India Mission and there is big program of horticulture mission by the Agriculture Ministry. So all these put together, I am very sure that we will achieve it. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की झारग्राम की रैली को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि आज मैं झारग्राम में प्रचार के लिए आने वाला था, दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 10 साल से टीएमसी की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ से पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टीकरण और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। 10 साल के दीदी के शासन में मोदी जी ने जो योजनाएं पहुंचाई, 115 से ज्यादा योजनाएं गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए मोदी सरकार ने पहुंचाई है, वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही और इसका सबसे बड़ा हर्डल है, इसका सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो ये तृणमूल की सरकार है। और कुमार आलोक इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं बांकुरा से। कुमार आलोक, झारग्राम उसके बाद बांकुरा, यहां पर रैलियों को संबोधित किया अमित शाह ने, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास मिल पा रहा है? भारी भीड़ उमड़ी इन दोनों ही जनसभाओं में, लेकिन अगर हम बात करें इस वक्त सियासी पारे के चढ़ते हुए, तो क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं आप? जी, जहाँ पे मैं था, बांकुरा से भी आगे रानीबंद एक जगह है, वहाँ पे अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी रैली हुई। काफी भीड़ थी, वहाँ पे लोग बड़ी संख्या में सुनने को आए थे और खासकर ये सब इलाका आदिवासियों का इलाका है, ट्राइबल इलाका है, तो इसलिए उनका ट्राइबल को लेकर के रहा और उन्होंने बहुत सारे आरोप राज्य सरकार कुमार आलोक ममता बनर्जी जी जैसे कह रहे कि ममता कि उन पैर में चोट लगा है, तो पैर, लेकिन वही चुनाव आयोग बोल रहा है कि उन पर हमला नहीं बल्कि ये दुर्घटना हुई है। उसी तरीके से बहुत सारे उन्होंने कहा कि भाजपा के अब तक 130 मारे गए हैं, तो 130 उसकी चिंता नहीं होता है, अपना महसूस होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि दुर्गा पूजा के लिए भी लोगों को दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ रहा है। इस तरह के जंगल बहाल में कोई अगर फोन करता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बीजेपी की सरकार बनती है तो हम पूरे जंगल बहाल में नेटवर्क का जाल बिछा देंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 5 लाख के स्वास्थ्य की योजना प्रत्येक लोगों के लिए पूरे देश में लागू की है, वही बंगाल सरकार इसे लागू नहीं कर, अभी तक बंगाल सरकार ने इसको लागू नहीं किया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा कि अभी तक 7वां वेतनमान राज्य में लागू नहीं हुआ है, अगर उनकी सरकार बनती है तो 7वां वेतनमान को सबसे पहले हम लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने हर तहसील में जो राज्य सरकार की योजना है कि आदिवासी बहुल जो इलाके हैं उसके हर तहसील में एकलव्य स्कूल खोलने की जो योजना है केंद्र सरकार की, बंगाल में भी सारे तहसीलों में एकलव्य स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से बंगाल को पतन की राह पर ले जा रही है, तो हमारी सरकार अगर बनती है तो हम इसे सोनार बंगला बनाएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सभाओं में कहा था। तो कुल मिलाकर आक्रामक है और पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था वो भी एक, उनका जो भाषण था उसमें क्वेश्चन और आंसर था, वो पब्लिक से किसी बात को वो क्वेश्चन करते थे और पब्लिक से उसका उत्तर मांगते थे। तो इंटरेक्टिव जनता नहीं होकर इंटरेक्शन उन्होंने जनता के साथ सीधा संवाद किया। तो कहा जाए कि इस इलाके में आप देखिए कि बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र है और पास में पुरुलिया भी है, तो इन दोनों जगहों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी काफी बहुत से जीते थे, यानी कि दोनों जगहों से सांसद बीजेपी के हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में खासकर इस जंगलबाग के इलाके में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और प्रत्येक सीटों पर कड़ी चुनौती दे रही है। और वहीं पर तृणमूल कांग्रेस
के जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने भी आज पास में पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। व्हील चेयर पे बैठ के वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज घायल होने के बाद आज उनका पहला सभा पुरुलिया में था। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में है और उनके जो प्रत्याशी है वो काफी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर के। बिल्कुल कुमार आलोक, तो काफी आक्रामक यहाँ पर चुनाव प्रचार नजर आ रहा है तमाम पार्टियों के तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें जनता की, तो किस तरह से उनके मूड को आप भाप पा रहे हैं? 8 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होने। अगर हम पहले चरण की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का जनता का मूड इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ जो निकाय चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत चुनाव होते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का इतना खौफ होता है कि बहुत सारे सीट्स पे जहां पे जो विपक्ष के लोग होते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होते हैं वो नॉमिनेशन तक नहीं कर पाते। इतना कहर है यहाँ पर। अगर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों की बात की जाए और शहरों में भी काफी ऐसा देखने को मिला है कि निकाय चुनाव में जो अपोजिशन है वो नॉमिनेशन तक नहीं कर पाता है। इतना खौफ बना कर रखा जाता है। तो वो उसको देखते हुए, क्योंकि उस समय स्टेट पुलिस रहती है चुनाव जहां पे मतदान होता है, तो इस बार जो 8 चरण का मतदान किया गया है, चुनाव आयोग ने शायद ये सोचा होगा कि हर एक बूथ पर, यानी जहां भी चुनाव होंगे वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, जिससे कि गड़बड़ी नहीं किया सके। लोकल जो कार्यकर्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो गड़बड़ी नहीं कर सके, इसलिए ये 8 चरण किया गया है। और प्रशासन काफी चुस्ती के साथ काफी तैयारी यहाँ पर उनकी है। और खासकर ये जंगल महल का जो इलाका है, एक जमाने में काफी यहाँ पर नक्सल एक्टिविटीज यहाँ पर थी। हालांकि कुछ हद तक इस पर विराम लगा है, लेकिन सरकार, चुनाव आयोग ने इसको एहतियात के तौर पर लेते हुए बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की है। और जो भी डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया है। फर्स्ट फेज का 27 तारीख को जो चुनाव होगा उसके लिए जो हेड ऑफिस होते हैं, जिला का जो हेड ऑफिस होता है, वहां पर सारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और अब कुछ दिनों के बाद उन्हें प्रत्येक बूथ पर ले जाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही सघन या दुर्गम रास्ते हैं, वहां तक पहुंचना भी काफी मुश्किल है। लेकिन इसको डिप्लॉयमेंट कल या परसों से शुरू कर दिया जाएगा। जी कुमार आलोक, जिस तरह से काफी तीखा हमला यहाँ पर अमित शाह ने टीएमसी पे बोला, 10 साल की टीएमसी की सरकार की हम बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त छाए हुए हैं। विभिन्न सरकार की योजनाएं जिनका असर कहीं भी नहीं दिखता और उनको पहुंचने नहीं दिया जाता लोगों तक। ऐसे में अगर हम जनता की बात करें तो कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो उनके दिमाग में होंगे जब वो वोट करने जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक कॉमन, जैसे कि आज गृह मंत्री ने बताया कि जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति हो रही है, उस तुष्टीकरण के खिलाफ मुद्दा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो मुद्दा है। मैं जहां पर हूं, खासकर बांकुड़ा और पुरुलिया की अगर बात करें तो यहाँ साफ पीने का पानी का अनुपलब्धता है, यानी बहुत जबरदस्त किल्लत है यहाँ पर पीने के पानी की। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड में यहाँ पर सिंचाई की घोर मतलब सुविधा है ही नहीं, तो किसान भी परेशान है यहाँ पर। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच है। आप देखा हो कैसे। बिल्कुल, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर जनता ये निर्णय लेगी कि उसे वोट किसके लिए करना है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इस जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो सियासी पारा है पश्चिम बंगाल में और असम में इस वक्त अपने चरम पर है और आज ताबड़तोड़ रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और तमाम जो दिग्गज नेता है इस वक्त वो सीधे जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। अगर हम बात करें असम की, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तरी असम के लखीमपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया और रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा का लक्ष्य राज्य के विकास पर केंद्रित है। कांग्रेस के पास एक ही गारंटी, और क्या है वो गारंटी? कि जहां आएंगे वहां घोटाला करेंगे। एक ही गारंटी, मिशन है उनका, मिशन फॉर कमीशन। उनको कमीशन चाहिए, कमीशन, और हमको मिशन चाहिए। उन्होंने 7 साल लोगों को बरगलाया है, लोगों को दिक्कत में डाला है, लोगों की सेवा नहीं की है, और इसीलिए 7 साल बाद हमें गड्ढे भरने पड़ते हैं, सड़क बनानी पड़ती है, चौड़ी सड़क बनानी पड़ती है, सिंगल लेन को 4 लेन बनाना पड़ता है और डबल लेन को 6 लेन बनाना पड़ता है।
और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर कलेक्ट्रेट में धर्मधाम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। ये दूसरी बार है जब विजयन धर्मदास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने नामांकन दाखिल करने के पहले कोलाथुर में रोड शो किया। एमके स्टालिन ने कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र निगम कार्यालय में दाखिल किया। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के रावलपोरा इलाके में गोलीबारी के तीसरे दिन आज दूसरा आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ स्थल पर आज सवेरे हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी और मारा गया। इसी स्थान पर कल एक आतंकवादी मारा गया था। रावलपोरा में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल के तलाशी अभियान के दौरान छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें ये आतंकवादी मारे गए। तलाशी अभियान जारी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड मामलों के कारण नागपुर में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया और नागपुर में आज से 21 मार्च तक के लिए लॉकडाउन रहेगा। नागपुर शहर की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। नागपुर आयुक्त ने कहा कि शहर भर में गश्त लगाई जा रही है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जो अनावश्यक रूप से सड़कों पर हैं या कोविड मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। लातूर जिला प्रशासन ने कल रात 8 बजे से सुबह 5 बजे के बीच इस जिले में कर्फ्यू लगा दिया था। धुले जिला प्रशासन ने भी कल से बुधवार तक के लिए 3 दिवसीय जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। ये पूरे शहर में नाकाबंदी लगाई गई है। पेट्रोलिंग मोबाइल्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो भी अनावश्यक या नियम के विरुद्ध जो लोग रास्ते पे दिख रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। गाड़ियां जिनको छूट है, जैसे सरकारी ऑफिस में 25% तक के जाने वाले लोग या हॉस्पिटल्स या इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो लोग जा रहे हैं, उनके अलावा जो लोग घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए हमें 1 साल का वक्त हो चुका है और इस दौर में हमने सफलता के कई कीर्तिमान रचे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये दौर अभी गुजरा नहीं है और जंग जारी है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत में अब तक करीब 3 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी गई है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,10,07,352 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 96.68% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.39% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 17,455 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक 2,99,08,038 लोगों का टीकाकरण हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के अपने 3 दिवसीय दौरे के आज अंतिम दिन गंगा, पर्यावरण और संस्कृति विषय पर जागरण फोरम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। गंगा को स्वच्छ रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हमारी संस्कृति और धरोहर को समृद्ध बनाना केवल सरकारों का काम नहीं है, बल्कि सभी देशवासियों का सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी है। इस सोच को देशव्यापी स्तर पर अपनाने और आत्मसात करने की जरूरत है। यह प्रसन्नता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लोगों में जागरूकता बढ़ी है। अनेक संगठनों, विभिन्न कार्य क्षेत्र के लोगों, विशेषकर मीडिया कर्मियों ने तथा गंगा के किनारे बसे ग्रामवासियों ने गंगा की स्वच्छता के लिए सराहनीय योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने 2015 में शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के अच्छे परिणामों पर भी संतोष जताया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी व घाटों और बनारस शहर में स्वच्छता पर जोर देने के कारण न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है, बल्कि पर्यटकों के लिए बनारस की यात्रा और अधिक आनंददायक हो गई है। गंगा जल सचमुच में जीवन जल है। इसीलिए गंगा रिवर बेसिन में जल संरक्षण करना तथा बाढ़ व कटान को कम करना दोनों ही जरूरी है।
इन दोनों उद्देश्यों के साथ गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। गंगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सन 2015 में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा किए गए इस मिशन के अच्छे परिणाम दिखाई दें। गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऋषिकेश से गंगा सागर तक बड़ी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल शैक्षणिक प्रदर्शनी सार्थक एजुकेशन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। गडकरी ने यह भी कहा कि वे भारतीय सड़कों की आधारभूत संरचना को अमेरिकी या यूरोपीय सड़कों के बुनियादी ढांचे के बराबर बनाएंगे। हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्लान किया उसमें हमें कहा है कि 111 लाख करोड़ 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पाइपलाइन में। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ का अगर हमको बनाना है तो मैंने ये हमको आश्वस्त किया है कि मेरे 5 साल इस बार अभी 1-1.5 साल और हुआ है, पूरा और 3 साल है, तो 3 साल पूरे होने के बाद मैं इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबरी में पहुंचाने का काम करेंगे। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा ने पिछले दिनों भारत के लाखों छात्रों को प्रेरित किया है। इसी तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री मोदी के 10वीं और 12वीं के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर बातचीत करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों और अध्यापकों में खूब उत्साह है। I had a great experience. My experience is very good and I was feeling very proud that I saw the Venerable Prime Minister of our country from the front for the first time. I am very lucky to hear and know his thoughts, opinion about the exam and life. He told us how to deal with exam without worry and fear. मैंने पिछले साल जो हमारे परीक्षा पे चर्चा में कार्यक्रम हुआ था उसमें भाग लिया था और ये कार्यक्रम सर मैं आपको बता दूं 9th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री खुद आते हैं और बच्चों को उनके आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उनसे सवाल भी लेते हैं और उनके सवालों का बड़े धैर्यपूर्वक जवाब भी देते हैं। तो मेरे लिए तो सर ये बड़ा एक प्रगतिशील अनुभव रहा मेरे लिए, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने